कैसे हैं सब सिविल इंजीनियर भाई मेरे। तो आई होप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो जो हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन के स्टार्ट है, तो उसी में आज दूसरा पार्ट लेके आया हूँ मैं, जो L&T कंपनी में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। और भी काफ़ी कंपनीज हैं, रेपुटेटिव कंपनीज, एफकॉन होगी, गैमन होगी, जिनमें ये पूछे जाते हैं। तो आज उसी पे बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट वीडियो देखना और काफ़ी नॉलेज इसमें से आप लोग गेन करोगे। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा लो, क्योंकि डेली वीडियोस आएंगी जो इंटरव्यू क्वेश्चन को आपको हेल्प करेंगी। और बीच बीच में मैं आपको जॉब लिंक्स देता रहूँगा। जो भी जॉब आएंगी जेन्युइन जॉब आपको दूंगा, ये नहीं कि फेक जॉब है सिर्फ क्लिक के लिए आपको जॉब प्रोवाइड कर रहा हूँ ना। जेन्युइन जॉब आएगी, सीधा आपको ले जाएगी कहाँ, उनके मेन पेज पे जो भी कंपनी ने रिक्रूटमेंट निकाली होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट फॉर सीव एनालिसिस एज पर ASTM C136। देखो क्या है सीव एनालिसिस, आप सबको पता है। फाइन मॉडुलस जानने के लिए, जहाँ जो एग्रीगेट होता है उसका साइज जानने के लिए हम क्या करते हैं, सीव एनालिसिस करते हैं। क्लियर। अगर आपको जो भी मैं टॉपिक बताता हूँ, आपको चाहिए कि टॉपिक सर इंटरव्यू के साथ अटैच करिए ये टॉपिक की सीव एनालिसिस हो गया, आगे और भी टेस्ट बताऊँगा तो मैं वो भी करूँगा, कमेंट करो, जरूर आएंगे वो भी। तो ये बोलता है कि कितना होना चाहिए, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप क्वालिटी इंजीनियर के लिए जा रहे हो या लैब असिस्टेंट के लिए जा रहे हो, तो ये इंटरव्यू ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो उसका आंसर क्या देना है आपको, 300 ग्राम आपको जो वेट, मिनिमम वेट रखना होता है फाइन एग्रीगेट का सीव एनालिसिस में, कितना, 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी हॉर शुड CBR सैंपल शुड बी सोक्ड। जो CBR होता है, कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो टेस्ट, किस लिए करते हैं हम कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको वीडियोस अलग से चाहिए तो लाऊंगा मैं ये भी। तो कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो टेस्ट हमारा रहता है पेमेंट की, मतलब जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है बेसिकली उसी के लिए यूज़ किया जाता है। मेरे लिए जो सबग्रेड लेयर है, जहाँ पेमेंट है, उसकी थिकनेस बेसिकली जानने के लिए हम CBR टेस्ट करते हैं। ये रोड के लिए, जो रोड का अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो किसी भी कंपनी में, एफकॉन में हो गया, गैमन में हो गया, तो ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। CBR तो मस्ट वो पूछेंगे कि आपको टेस्ट आता है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसका एक सैंपल होता है, उसको कितने घंटे के लिए हमें पानी में डाल के रखना होता है, वो 96 आवर के लिए आपको वो पानी में सोक करके रखना होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अलाउबल फ्रेश कंक्रीट टेम्परेचर अंटिल यूज्ड एज पर ASTM। कि ये बोलते हैं जब भी आप कंक्रीट यूज़ करोगे, मतलब जो कंक्रीट यूज़ करने हैं कंक्रीटिंग के लिए, स्लैब के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो अलाउबल कितना होता है, 32 डिग्री सेल्सियस। इससे अगर ज़्यादा हुआ तो वो कंक्रीट आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें श्रिंके, क्रैक्स वगैरह, उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो सकती है। तो काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं जो उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी पे इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी आप कंक्रीट यूज़ करो उसका टेम्परेचर कितना हो चाहिए, 32 डिग्री, मतलब मैक्सिमम। उससे ऐसे तो हम लेते हैं 25 से लेके 30 तक, उससे ज़्यादा नहीं एक्सेप्टेबल करते हैं। तो आप कहोगे कि सर अगर धूप हो तो कैसे कंक्रीट करना है, तो कंक्रीट करना ही नहीं। अगर ज़्यादा धूप हो तो पॉसिबल करो कि सुबह में कंक्रीट करो, या तो शाम में करो। यहाँ आइस मिलती है जो, तो कंक्रीटिंग के दौरान जो पानी आप डालते हो वो ठंडा पानी उसमें डालो। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन जो हमारा, व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ स्टील। जो स्टील है, यूनिट वेट क्या होता है उसका पर M³ में। तो ये कहाँ काम आएगा आपको लोगों को, ये काम आएगा बिलिंग में, या साइड पे आप क्वांटिटी निकालोगे तो उस चीज़ में ये आता है। क्वांटिटी सर्वे का एक बेसिक पार्ट्स हैं, जो डेंसिटी हमें चाहिए होती है, स्टील की हो गई, जहाँ सीमेंट की हो गई। बेसिकली सीमेंट, एग्रीगेट, इन चीज़ों की तो आपको साइड पे चाहिए ही चाहिए। तो इसका यूनिट वेट कितना होता है स्टील का, वो होता है 78.5 किलो न्यूटन पर mm²। यहाँ हो गया 7850 न्यूटन पर M³ सॉरी। अभी अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज गिंटिंग। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड सैंड इन प्रोपोर्शन ऑफ। देखो क्या करते हैं, 1:3 का एक पेस्ट बनाते हैं सीमेंट और सैंड का। उसको गन रखी होती है जिसका प्रेशर होता है 2 से 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उस गन में वो माल डाला जाता है, इसी के लिए वो गन बनाई जाती है। जैसे आपने शॉर्ट करियर करते हुए देखा ही होगा, तो वैसा ही प्रोसेस रहता है। इसमें क्या करते हैं, जहाँ भी हनीकॉम्ब आया होता है, जहाँ क्रैक्स हैं या लीकेज है, कुछ भी है, तो वहाँ क्या है, एक सीमेंट सैंड का एक मोटार बना के 1.3 रेशो उसको 2 to 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से शूट किया जाता है उस जगह पे जहाँ पे हनीकॉम्ब है, जहाँ जो भी इफेक्टिव एरिया है।
तो वहाँ इतने ज़ोर से जो माल बचता है तो अच्छे से एक फिनिशिंग मिलती है, अच्छे से वो वॉइड्स तक पहुँच जाता है, अच्छे से वो हो जाता है रिपेयर। अगला है फॉर फिलिंग क्रैक्स इन मैसनरी स्ट्रक्चर द टाइप ऑफ बिटुमिन यूज्ड इज, दो जो बिटुमिन हम यूज़ करते हैं कोई भी स्ट्रक्चर में क्रैक्स आता है, मैसनरी के क्रैक आता है तो हम करते हैं प्लास्टिक बिटुमिन, क्योंकि एक इलास्टिक मटेरियल है जो मतलब एक ऐसे कंट्रैक्शन भी ज्वाइन कर लेगा जब वो होगा एक्सपेंशन होगा तब भी वो बियर कर लेगा। तो वो कौन सा बिटुमिन है यूज़ किया जाता है, ये रोड में आपको काम आएगा, रोड जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे रोड वगैरह का, तो प्लास्टिक बिटुमिन वो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कवरिंग ऑफ कंक्रीट प्लेस्ड ऑन द एक्सपोज्ड टॉप ऑफ एक्सटर्नल वॉल। देखो क्या चीज़ है, आपने हाई राइज बिल्डिंग देखी है जहाँ घर की भी कोई घर होगा तो उसमें क्या होता है जो एक्सटर्नल वॉल्स होती हैं, लगा लो आपकी बाउंड्री वॉल्स हो गई, जहाँ क्या होता है बीच में कटआउट हो गया, साइड में एक गैलरी जैसी बनाई जाती है उसमें वॉल की जाती है, तो उसको क्या है एक्सपोज्ड एरिया है, अगर बारिश पड़ी जहाँ कोई भी इन्वायरमेंट ख़राब हुआ तो उसमें पानी वानी पड़ेगा, तो उसको कवर करने के लिए, उसको सेव करने के लिए कि हम क्या करते हैं कॉपिंग यूज़ करते हैं। कॉपिंग आप उसको बोल सकते हैं जब आपकी विंडो होती है, ठीक है, विंडो एक देखो मोस्टली जो स्टैंडर्ड है 1 मीटर नीचे से जो फिनिश फ्लोरिंग होगा वहाँ से 1 मीटर पे आपकी विंडो आती है, तो उसके पहले हम क्या करते हैं कॉपिंग करते हैं कि उसका अच्छी रेस्ट हो जाए, जहाँ अगर पूरा साइज़ मैच करना हो काफ़ी चीज़ें देख के हम कॉपिंग वहाँ भी प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली आपको आंसर क्या देना है अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो द प्रोसेस ऑफ कवरिंग कंक्रीट प्लेस्ड ऑन एक्सपोज टॉप ऑफ एक्सटर्नल वॉल, तो उसको हम क्या बोलते हैं कॉपिंग। चलो आगे, ए वॉल कंस्ट्रक्टेड टू रेसिस्ट द प्रेशर ऑफ अर्थ फिलिंग इज नोन एज, एक वॉल आपने रोड के किनारे किनारे तो सब देखी होगी, जहाँ भी रोड होगा वहाँ रिटेनिंग वॉल होती है। रिटेनिंग मतलब पकड़ के रखना, तो वॉल हो गई एक रिटेनिंग वॉल, वो हो गई जो भी मतलब प्रेशर आता है अर्थ का, एक्टिव या पैसिव प्रेशर जो भी पीछे से अर्थ लगाएगी, जब भी देखो क्या होता है बारिश होगी तब वो ज़्यादा रहता है, तो वहाँ हम क्या करते हैं रिटेनिंग वॉल मोस्टली प्रोवाइड करते हैं कि वो वॉल मिट्टी को पकड़ के रखे एक हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिकमेंडेड स्लम्प फॉर कॉलम। जो कॉलम जो स्लम्प होता है, स्लम्प टेस्ट, कोन टेस्ट, ये सबने सुना ही होगा, शेयर स्लम्प हो गया, कोलैप्स स्लम्प हो गया या जीरो स्लम्प हो गया, 3 टाइप के स्लम्प मोस्टली रहते हैं। इधर क्वेश्चन पूछा है पहले पार्ट में कोलैप्स स्लम्प बताया मैंने, तो इधर क्वेश्चन पूछा है कि रिकमेंडेड स्लम्प कैसा होना चाहिए, मतलब कैसा स्लम्प होना चाहिए अगर आप कंक्रीटिंग कर रहे हो किसी कॉलम की, तो 75 से 125 mm होता है। ठीक है, 75 तब हो गया देखो जब क्या है ज़्यादा सरिया उसमें यूज़ नहीं किया है और कॉलम छोटा है, प्रॉपरली आप इजीली से कर सकते हो, तो उसमें वाइब्रेटर अच्छे से इस्तेमाल करना है। 125 mm कब हो गया जब बूम प्लेसर जो रहते हैं माल डालने के लिए, उसमें जहाँ जहाँ ज़्यादा मैश हो सरिया की, ज़्यादा सरिया हो, जगह नहीं हो, तो वहाँ स्लम्प ज़्यादा करके हम कर सकते हैं, लेकिन जहाँ स्लम्प ज़्यादा किया वहाँ 10% सीमेंट आपको ज़्यादा डालना है, ये चीज़ ध्यान देनी है। नेक्स्ट, द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रेनाइट इज जनरली, जो ग्रेनाइट हम लोग घर में यूज़ करते हैं, आपके किचन में होंगी, आपकी स्टेयर में होगा, तो उसका क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। अगर फिनिशिंग में आप जाते हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि आप वहीं ग्रेनाइट यूज़ करवाओगे, यहाँ आपको पता है कि बेरिंग कैपेसिटी कितनी होने वाली है, तो वो ही, क्योंकि अगर वहाँ ज़्यादा लोड आया तो वो ग्रेनाइट टूट सकता है या जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो, तो इसलिए बेरिंग कैपेसिटी कितनी ग्रेनाइट की 30 to 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसी हिसाब से आप ग्रेनाइट लगा सकते हो कि यहाँ फ्यूचर में ज़्यादा लोड नहीं आने वाला है। व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ टैंपिंग रॉड यूज्ड इन क्यूब फिलिंग फॉर क्यूब टेस्ट। देखो जो क्यूब टेस्ट हम फिल करते हैं, क्यूब टेस्ट अगर आपको चाहते हो कि उस पर वीडियो चाहिए तो लाएंगे, अगर कमेंट कर दीजिए। तो IS कोड 2386 क्या कहता है, 16 mm की स्टील रॉड राउंडिंग एज, आपने जो अभी डिग्री कर रहे हैं या कर चुके हैं या साइड पे, ये चीज़ ऐसी है, एक हो गया कोन टेस्ट, क्यूब टेस्ट, वो तो सब लोगों को आता ही है, मतलब पता भी होना चाहिए और आना भी चाहिए, क्योंकि साइड पे बेसिक टेस्ट है जो हर रोज़ यूज़ होता है। तो उसमें जो स्टील रॉड यूज़ की जाती है 16 mm की स्टील रॉड यूज़ की जाती है, राउंडेड एज होती हैं और 600 mm उसकी लेंथ होती है। तो उससे प्रॉपरली हम टैपिंग करके क्यूब भरते हैं, स्लम कोन भरते हैं। अगर आपको कोई पूछे तो आपको कितने मतलब उसमें टैपिंग करनी होती है क्यूब में, तो 3 लेयर में आपको उसको करना है, 75 mm के लेयर बनने हैं, 35 बार उसको टैपिंग करनी है। अगर कोन की बात करें तो कोन में मोस्टली पहले हम 4 बार करते थे, लेकिन अभी जो रिवीजन आई है कोड में तो वो बोल रही है 3 बार करो, 35 का टैपिंग आपको करना है,
3 लेयर में उसको मोस्टली भरना है। और सॉरी, जो 75 बोला वो कोन टेस्ट के लिए है, और जो हम उसमें करते हैं वो छोटी लेयर ही डालते हैं जब हम क्यूब टेस्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड? जो मिनिमम क्यूरिंग पीरियड, अगर किसी चीज़ की हम तराई कर रहे हैं, स्लैब है, कॉलम है, बीम है, तो IS 456 2000 रिकमेंडेड करता है कि जो क्यूरिंग करनी है आपको मिनिमम कितने दिन करनी है? 7 दिन करनी है। अगर वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, उसमें कुछ भी मिक्सचर्स या एडमिक्सचर्स या मिनरल्स कुछ भी नहीं है, अगर उसकी मिनिमम आपको कितने दिन? 7 दिन करनी है। लेकिन आपको 10 दिन कब करनी है? अगर उसमें एडमिक्सचर या मिनरल डाला गया तो आपको उसकी क्यूरिंग 10 दिन करनी है। और देखो इसमें और कुछ भी लिखा है। इट आल्सो रिकमेंडेड दैट द क्यूरिंग ड्यूरेशन शुड नॉट बी लेस देन 10 days फॉर कंक्रीट ऑफ OPC एक्सपोज टू ड्राई एंड हॉट एरिया। अगर देखो, अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ही है, अगर वो तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी है जहाँ ड्राई एरिया है, तो आपको उसकी भी 10 दिन मिनिमम करनी है। एंड 14 days फॉर किसके लिए? अगर 10 दिन हम OPC की कर रहे हैं और जिसमें मिनरल एडमिक्सचर्स है, 14 दिन उसकी करनी है। कहाँ पे? जहाँ ज़्यादा धूप रहती है, जहाँ टेम्परेचर 30-40 से ऊपर रहता है, जहाँ ड्राई एरिया है। जो इंटरव्यू क्वेश्चन है जो LNT में, लार्सन एंड टर्बो में बोले गए हैं, वो है एक्सप्लेन व्हाट इज़ फ्लैशिंग। मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्लैशिंग क्या होता है। देखो, इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। फ्लैशिंग एक ऐसी चीज़ है, मतलब कोई भी जॉइंट आपकी घर का या वॉल है या रूफ है, पैरापिट वॉल है, तो उसमें क्या होता है? जॉइंट्स होता है, तो पानी पेनिट्रेशन की जगह बन जाती है। जहाँ बनाई गई होती है, कुछ एलिवेशन दी होती है, तो एक डर रहता है कि इसमें पानी पेनिट्रेट ना कर जाए। तो उसी को छुपाने के लिए, उसी को ऊपर मतलब उसके कवरिंग करने के लिए हम एक प्रोवाइड करते हैं, उससे हम बोलते हैं फ्लैशिंग। एक अगर प्लिंथ प्रोटेक्शन आपने सुना ही होगा, जो बिल्डिंग के चारों तरफ प्रोवाइड करते हैं, तो एक उसको भी आप फ्लैशिंग के दौर पे ले सकते हो। लेकिन फ्लैशिंग मेनली आपको आंसर क्या करना है कि जो भी मतलब हम एक्सटेंड करते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन किसी चीज़ को बचाने के लिए अंदर पानी पेनिट्रेट ना करे, तो उस चीज़ को हम फ्लैशिंग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था व्हाट इज बस्टिंग रेनफोर्समेंट। मतलब जो बस्टिंग सरिया हम प्रोवाइड करते हैं, देखो 3-4 जगह प्रोवाइड किया जाता है। पाइल होती है, जो जब पाइल ही कहते हैं, उसकी पाइल कैप में प्रोवाइड किया जाता है। मेनली जो आज मैं आपको बताऊंगा बस्टिंग रेनफोर्समेंट, मेनली हम ऐसे तो काफ़ी चीज़ों में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि प्री स्ट्रेसिंग, जो हम प्री स्ट्रेसिंग ऑपरेशन करते हैं, मतलब जो हमारी स्लैब हो गई जिसमें प्री टेंशनिंग करते हैं, उसमें हमें ये रिइंफोर्समेंट का काम आता है। अगर ऐसे तो देखा जाए तो टेक्निकल बहुत है, लेकिन हम क्या करते हैं, बस्टिंग रिइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं कि जो एकदम स्ट्रेस प्रोड्यूस होते हैं उसमें क्या होता है, क्रैक्स आने के चांसेस होते हैं। जहाँ कैप लगी होती है, आप इमेज देख रहे हो जिसमें आपको दिख रही है 3 टाइप की रहती है हमारी, स्पेलिंग, इक्विलिब्रियम और बस्टिंग। तो आपको आंसर क्या करना है, बस्टिंग रेनफोर्समेंट हम तभी प्रोवाइड करते हैं कि जहां पाइल की कैप होती है, जहां से प्रोसेस सब मतलब वो जो टेंडेंस होती हैं उनको खींचा जाता है, तो एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो बस्टिंग रेनफोर्समेंट है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन यूजिंग पंपिंग फॉर कंक्रीट वर्क्स। मतलब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल फील्ड पे आपको काफ़ी काम आएगा, और ये आपको एज ए सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर पता होना चाहिए कि जो हम पंपिंग करते हैं, मतलब कंक्रीट को पंप करते हैं टीएम के थ्रू, टीएम से जो माल लेके, तो उसमें क्या दिक्कत आती है, क्या मतलब आपको ध्यान रखना होता है एज ए साइट इंजीनियर। होता क्या, देखो कोई भी कंस्ट्रक्शन चलती है, जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनती हैं, तो उसमें क्या होता है, पंप यूज़ किया जाता है कंक्रीट को अपनी प्लेस तक पहुंचाने में। अगर स्लैब होगी, कॉलम हो गया, बीम हो गया, तो इतना कंक्रीट तो ऐसे इजीली पॉसिबल नहीं है, जो नीचे मशीन्स रहती हैं छोटी छोटी भेजने में, तो पंपिंग किया जाता है। लेकिन उसमें एक दिक्कत आती है, क्या होता है कि मतलब पाइप में माल फंसने की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, और जब माल निकलेगा तो उसमें सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप पानी डाल दो माल में तो वो तो पहुंच जाएगा एकदम से ऊपर, लेकिन उसमें सेग्रीगेट और ब्लीडिंग की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। पंपेबल चीज़ क्या है, इस जो भी कंक्रीट बनता है हमारा, एग्रीगेट, सैंड, सीमेंट, वाटर, तो उसमें मेनली वाटर जो है वो एक पंपेबल चीज़ है, बाकी तो कुछ पंपेबल नहीं है। तो वो कोशिश होती है कि माल वहाँ पाइप में फंस जाता है, तो उसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, सीमेंट की रेशो जो होती है वो इंक्रीज 10% पंपेबल माल में हमारी सीमेंट की रेशो इंक्रीज की जाती है कि अच्छे से कंक्रीट पंपेबल हो जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बेसिक क्वेश्चन है, हर सिविल इंजीनियर को पता ही होना चाहिए। जो हम स्लम्प टेस्ट करते हैं उसमें 3 टाइप के जो स्लम्प्स आते हैं, उसमें हमारा एक शेयर स्लम्प आता है, शेयर कोलैप्स स्लम्प हो गया, शेयर स्लम्प हो गया, जीरो स्लम्प हो गया।
तो जो शेयर स्लंप है वो क्या है, क्यों होता है? तो सबसे पहले जो शेयर स्लंप है वो होता है कोइजनलेस मटेरियल। मतलब कोई भी बॉन्ड नहीं बनती है। जो एग्रीगेट यूज़ करते हैं, सैंड है या सीमेंट है, उसमें बॉन्ड नहीं रहती है। जो भी मटेरियल जब हम डालेंगे उसको, वो सेग्रीगेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाता है। जहाँ क्या होता है, नीचे बैठ जाता है एग्रीगेट सैंड वगैरह, पानी ऊपर तैरने लग पड़ता है। तो एक बेकार मटेरियल जिसको हम बोल सकते हैं वो है। वर्केबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है, लेकिन ये मटेरियल जब हम यूज़ करेंगे तो उसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ भी कम होगी और कंक्रीट की लाइफ की, स्ट्रक्चर की लाइफ खत्म हो जाती है। तो शेयर स्लंप वो हो गया हमारा, जिसमें क्या होता है, जो भी मटेरियल होगा वो कोइजन लेस होगा, उसमें एक बॉन्ड नहीं होगी मटेरियल में, बाइंडिंग। इसमें एक मेन कारण वो रहता है, दो चीज़ें रहती है जो शेयर स्लंप बनता है। एक तो हो गया जब हम सीमेंट की रेशो कम करते हैं या पानी की रेशो ज़्यादा कर देते हैं, बेसिकली शेयर स्लंप तभी देखने को मिलता है। तो एक अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई इज कंक्रीट वीक इन टेंशन। क्या चीज़ है कि जो कंक्रीट होता है वो टेंशन में वीक होता है? हम सबको पता है कि जो कंक्रीट है वो मेनली क्या है, कंप्रेशन, एक चीज कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है और टेंशन में वीक होता है। तो इसको अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, देखो क्या होता है, जो एग्रीगेट है मेन वर्क वही करता है कंक्रीट में। अगर उस पर लोड डालेंगे हम तो एक दूसरे से वो स्टिक होता है, एक मतलब बॉन्ड बनी होती है, तो वो क्या है, ट्रांसफर करते जाता है लोड। जब उसको हम टॉर्जन मतलब एक टेंशन में जाएंगे, टेंशन में उसको खींचेंगे, एक मतलब जब कंप्रेशन होगा तो हम दबाव डालेंगे तो वो तो ट्रांसफर हो जाएगा इसलिए। लेकिन जब हम टेंशन में उसको खिंचाव पड़ेगा उस पर, तो जो उसको मेन मटेरियल जो उसको बाइंड करके रखता है वो छोड़ देगा। तो इससे क्या होगा, वो वीक हो जाएगा। मतलब एग्रीगेट जो मेन जो कंक्रीट का था, जिसने उसको स्ट्रॉन्ग बना के रखा था, उसी में अगर बॉन्ड नहीं रहेगी तो वो एक फेलियर की तरफ चला जाता है। तो इसीलिए मेनली क्या होता है, जो कंक्रीट होता है हमारा वो टेंशन में वीक होता है, इसलिए हम उसमें रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं कि वो टेंशन में भी वैसा ही लोड बेयर कर पाए। व्हाट इज ग्राउटिंग, ये मेन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राउटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। देखो जब कंक्रीट में क्रैक्स आते हैं या ऐसे वॉइड्स बन जाते हैं, तो उसमें एक फिलअप करने के लिए एक श्रिंकेज फ्री मटेरियल जो फिलअप करते हैं हम, वो उसे हम प्रोसेस को ग्राउटिंग बोलते हैं। एक मटेरियल आता है, काफ़ी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, डॉक्टर फिक्सिड हो गया, सिक्का हो गया, तो उनका जो सीमेंट की तरह ही एक GP2 हो गया, या काफ़ी मटेरियल होते हैं जिनको हम लिक्विड फॉर्म में एक इंसर्ट करते हैं क्रैक्स में, जहाँ यहाँ वॉइड्स होते हैं, तो वो वॉइड्स फिल हो जाते हैं उससे। नेक्स्ट वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बेसिक आपके लिए है कि बेसमेंट पैटर्न क्या होता है। मतलब डिफरेंट टाइप का आप बिल्डिंग देखते हो, बेसमेंट पैटर्न, क्रॉल स्पेस पैटर्न या स्लैब। बेसमेंट पैटर्न हो गया कि इसमें क्या किया जाता है, पहले हम क्या करते हैं, बेसमेंट को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद होल स्टोरी जो हमारी बेसमेंट पे ही रहती है। क्रॉल स्पेस पैटर्न क्या हो गया, जिसमें क्या होती है, फाउंडेशन ग्राउंड लेवल से ऊंचा हमारा फाउंडेशन आ जाती है, उसके ऊपर हमारी बिल्डिंग रहती है। स्लैब का तो बेसिक है जो आपको सबको पता ही है। नेक्स्ट जो है वो है विच इज़ द टैलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। कौन सा है वो, आप सबको पता ही है कौन सा है वो, बुर्ज खलीफा। जो सबसे टैलेस्ट बिल्डिंग है, मतलब वो है बुर्ज खलीफा जो दुबई में है। रेलवे इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो रेलवे में बेसिकली जो रेलवे का इंटरव्यू होगा उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंप्लीट वीडियो देखना, काफ़ी नॉलेज इसमें से मिलेगा आपको। अप्रॉक्स कोई 10 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ तस्वीरों के साथ, और इसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज़ होती है और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो इजी होगा आपको समझने में। तो स्टार्ट करते हैं। जो लेंथ ऑफ ईच फिश प्लेट, जो फिश प्लेट यूज़ की जाती है, जो रेल्स दो होती हैं, मतलब समझ रहे हो, रेल को जोड़ने के लिए जो फिश प्लेट, मतलब एक जॉइंट बनाने के लिए एक फिश प्लेट यूज़ की जाती है। सामने आप फिश प्लेट देख रहे हो जिसमें बोल्ट लगे हुए हैं, उसकी लेंथ कितनी होती है, उसकी लेंथ होती है 457.2 mm। ठीक है, हमेशा याद रखना, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बाकी ऐसे तो काफ़ी टाइप की फिश प्लेट आती हैं, लेकिन उसकी लेंथ कितनी होती है, 457.2 mm। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो रेल चेयर आर यूज टू फिक्स, जो रेल चेयर रहता है, सामने आप रेल चेयर देख रहे हो जिनमें दो बॉक्सेस में चेयर, मतलब चेयर हो गई कि बैठने की चीज़, तो डबल हेड रेल होती है जो, उसमें हम रेल चेयर यूज़ करते हैं। मतलब ऊपर भी हेड होता है, नीचे भी हेड, एक फ्लैट हेड होती है, वो आगे दिखाता हूँ मैं। तो उसको रेस्ट करने के लिए, उसको अच्छे से फिक्स करने के लिए तो हम रेल चेयर करते हैं, अगर डबल हेड रेल हम यूज़ कर रहे हैं, जो आप सामने पिक में देख रहे हो। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेरिंग प्लेट आर यूज टू फिक्स डैश रेल्स ऑन वुडन स्लीपर। बेरिंग प्लेट होती क्या है, आप सामने पिक में भी देख रहे हो।
बेरिंग प्लेट हम यूज़ करते हैं जो हमारी फ्लैट हेड रेल होती है, जैसे सामने आपको दिख रहा है फ्लैट फुटेड रेल और बेरिंग प्लेट नीचे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेरिंग प्लेट यूज़ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि जो फ्लैट फुटेड रेल होती है उसको हम कैसे फिक्स करते हैं स्लीपर पे, या जो बेरिंग प्लेट है उस पर किस लिए यूज़ आती है, कौन सी रेल हमें उस पर बिठानी होती है, डबल हेड या फ्लैट फुटेड हेड रेल। अगला जो क्वेश्चन है इंटरव्यू में पूछा जाता है वो है द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग बेरिंग प्लेट। हम बेरिंग प्लेट यूज़ क्यों करते हैं, जैसे हमने पीछे देखा फ्लैट फुटेड रेल होती है जो, उसमें हम बेरिंग प्लेट करते हैं फिक्स के लिए। तो इसका आंसर आपको देना है डिस्ट्रीब्यूट द प्रेशर ओवर वाइडर एरिया, मतलब जो फ्लैट फुटेड रेल का वो आएगा वो जो नीचे बेरिंग प्लेट होगी वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, जो भी उस पर लोड आएगा वो जो नीचे स्लीपर लगा होगा उस पर ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। इसलिए हम क्या करते हैं, जो बेरिंग प्लेट है वो हम यूज़ करते हैं किसके नीचे, फ्लैट फुटेड रेल पे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको इंटरव्यू में, अगर आप रेलवे में भी जाते हो, रेलवे के इंटरव्यूज़ होते हैं जहाँ आपको कोई काम मिल रहा है रेलवे में, तो ये क्वेश्चन आपको फेस करने पड़ेंगे, इसलिए आपको ये पिक्स के साथ दिखा रहा हूँ कि आपके काफ़ी काम आए ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है, द क्रीपिंग ऑफ रेल कैन बी चेक्ड बाई यूजिंग, कि जो क्रीपिंग होती है रेल की उसको हम कैसे चेक करते हैं, क्या उसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सामने आप एंकर देख रहे हो, एंकर की हेल्प से पता चलता है कि उसमें कितनी क्रीप आई है। क्रीप है क्या, मतलब मूवमेंट होती है रेल्स की, जब ऊपर ट्रेन चलेगी तो जो नीचे रेल्स लगी होती हैं उनकी मूवमेंट होती है, उसको चेक करते हैं कि ज़्यादा क्रीप तो नहीं हो गई है, मतलब 100 mm तक कुछ लिमिट होती है इसकी, 136 mm तक शायद। तो लेकिन इससे हम एंकर से पता चल जाता है, उसका घिसाव आप सामने देख रहे हो, तो उससे आइडिया हो जाता है कि कितनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, ऑन इंडियन रेलवे मिनिमम फॉर्मेशन विड्थ इन एम्बेडमेंट फॉर सिंगल लाइन ऑफ ब्रॉड गेज, तो वो कितनी होती है, 6.1 मीटर। आपने देखा होगा जो एग्रीगेट डाला होता है, कैंकरा डाला होता है, वो कितना वाइड होता है, कोई भी एक अगर उसमें से रेलवे लाइन जाने वाली है सिंगल लाइन गोज, ब्रॉड गोज की, ठीक है, ब्रॉड गॉज, तो उसमें कितना 6.1 मीटर अबैंकमेंट बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक ट्रेपोजोइडल फुटिंग जैसी, मतलब एक ट्रेपोजोइडल एक शेप का बनाया होता है, उसके ऊपर ट्रैक लगा होता है, तो वो कितना होता है, मिनिमम 6.1 मीटर। अगला क्वेश्चन है, द डिवाइस यूज्ड फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इंजन इज कॉल्ड टर्न टेबल। सामने आप टर्न टेबल देख रहे हो, उसकी पिक दिख रही होगा आपको। क्या होता है, पहले अभी इंडिया में तो शायद 1-2 जगह है ये पे कि जो डायरेक्शन चेंज करते हैं, अगर इंजन की डायरेक्शन चेंज करनी हो एक ही जगह से तो टर्न टेबल यूज़ करते हैं। इस पर जब इंजन खड़ा होगा तो ये घूमता है, मतलब टेबल की तरह घूमेगा, उसका फेस चेंज हो जाता है इंजन का। तो इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है जब भी इंजन का जो लोकोमोटिव होता है उसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, टर्न टेबल यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डिवाइस यू प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द व्हीकल फ्रॉम मूविंग बिहाइंड द एंड ऑफ रेल एट टर्मिनल इज कॉल्ड बफर स्टॉप। ये आप लोगों ने काफ़ी जगह देखा भी होगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि इसे बोलते क्या हैं, और आपको आइडिया तो लग गया होगा कि बफर स्टॉप क्या होता है। देखो, आप सबने देखा होगा कि एंड में एक स्टॉपर सा लगा होता है, आप सामने पिक देख रहे हो, ये चीज़ एंड में लगाई होती है कि अगर बाई चांस इमरजेंसी में ये ट्रेन इसको बफर स्टॉप से रुक जाए। ये बेसिकली हर जहाँ टर्म जो रेल का एंड होता है वहाँ लगाया जाता है, जहाँ कोई स्टॉपेज हो कहीं, मतलब पटरी ख़त्म हो रही है, वहाँ पे ये बेसिकली बफर स्टॉप लगाया जाता है। तो अगला जो क्वेश्चन है 9th नंबर का क्वेश्चन, वो है द डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग एज ऑफ द स्टॉक रेल एंड स्विच रेल एट स्विच हील इज कॉल्ड हील क्लियरेंस। ये सामने आप देख रहे हो, ये हील क्लियरेंस होता है, यहाँ हील ब्लॉक होता है, जो सामने आप देख रहे हो जहाँ से पटरियाँ साइड हो रही हैं। इसको मैं पिक के माध्यम से आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो, जहाँ 2 रेल हैं, मतलब एक जहाँ से आपने पुरानी पिक में देखा, एक पटरी मतलब रेल सीधी जा रही है, दूसरी तरफ से उसमें मोड़ आ रहा है, मतलब दूसरी पटरी एक में से 2 निकल रही हैं। तो वैसे ही आप सेक्शन देखो, एक रेल ये होगी, एक दूसरी इधर होगी। तो जो लास्ट रेल से लेके उसके अंदर की हील, मतलब ऊपर ही ऊपर आपको यहाँ दिख रहा होगा जहाँ एरो मारा हुआ है, हील क्लियरेंस, मतलब बाहर की रेल से अंदर की तरफ जो भी डिस्टेंस होता है उससे हम क्या बोलते हैं, हील क्लियरेंस। वैसे ही अगला क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट फेस ऑफ द स्टॉक रेल एंड द चेक रेल इज कॉल्ड, क्या होता है वो, फ्लैंज वे क्लियरेंस। फ्लैंज वे क्लियरेंस आपको कहाँ दिख रहा है, पहले तो सबसे पहले इधर लेफ्ट साइड में देखो, फ्लैंज व्हील दिख रहा है आपको, व्हील दिख गया, उसके नीचे है फ्लैंज डेप्थ, फिर है हमारी स्टॉक रेल। तो उसी के उसमें क्या होता है, जैसे हमारा था बाहर से अंदर हील क्लियरेंस, इसमें क्या है, अंदर अंदर जो होता है वो होता है फ्लैंज वे क्लियरेंस। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, जो हमारी हील क्लियरेंस है वो होता है बाहर का फेस, राइट साइड लेफ्ट साइड से फेस से लेके
जो अंदर की रेल होगी उसके लेफ्ट तक, वो हो गया हमारा हील क्लियरेंस। फिर आता है फ्लेंज बे क्लियरेंस, वो होता है अंदर से अंदर का डिस्टेंस, वो होता है हमारा फ्लेंज बे क्लियरेंस। इसमें और काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, फिश प्लेट कहाँ पे है, बोल्ट ऊपर उसके लगा, उसके ऊपर नट लगा है। फिर टंग रेल क्या होती है वो वहाँ दिखाई गई है, हील ब्लॉक दिखाया गया है। सब चीज़ें इस पिक से क्लियर हो रही होंगी, एक अच्छी पिक है ये, आप कर लो। बाकी आपको इसमें क्या है, अभी क्वेश्चन और भी ज़्यादा है, 20-25 क्वेश्चन है। इंटरव्यू क्वेश्चन पे वीडियो है हमारा, पार्ट 4 है। तो आप जिन लोगों ने पुराने पार्ट नहीं देखे हैं वो देखो, काफ़ी अच्छे पार्ट हैं। जो लास्ट वीडियो आई थी रेलवे पे वो भी अच्छी, आपने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया। और दूसरा जो हमारा जॉब लिंक था वो भी आपने अच्छा, उसमें भी रिस्पॉन्स भी है, क्योंकि जो सीनियर विली इंजीनियर की जॉब निकली थी पीएसपी में, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा था। तो काफ़ी लोग जो हैं इस चैनल से जुड़े हैं वो अभी फ्रेशर्स हैं। तो आज इंटरव्यू की बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन पार्ट 4। तो आज बेसिक क्वेश्चन सोचा था कि बेसिक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इनिशियल सेटिंग टाइम शैल नॉट बी लेस देन 30 मिनट। जो भी सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक चीज़। दूसरा, उसका जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो 10 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी है। आगे बढ़ते हैं, जब भी कंक्रीट टेस्ट होता है, क्यूब टेस्ट हो गया या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, कुछ भी बोलते हैं साइड पे, तो उसमें मिनिमम 6 क्यूब आपको भरने हैं। कोई भी कंक्रीट आता है, टीएम आता है, या कोई भी कंक्रीट बनाते हो 1 एम क्यूब 2 एम क्यूब, उसमें मिनिमम आपको 6 क्यूब भरने होते हैं। बाकी क्वांटिटी पे डिपेंड होता है। 6 क्यूब में 150 बाई 150 mm का जो हमारा क्यूब रहता है, जहाँ सिलेंड्रिकल शेप का भी आता है। तो 3 क्यूब जो हमें टेस्ट करने होते हैं वो 7 दिन पे करने होते हैं, और बाकी 3 करने होते हैं हमें 28 दिन पे, ठीक है, क्लियर। और उसका जो भी रिजल्ट आता है उसी पे हमारा बेस होता है कि जो आपने कंक्रीट यूज़ किया वो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, बेसिक क्वेश्चन है आज मैं जैसे आपको बताया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है वाटर सीमेंट रेशियो फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट शैल नॉट एक्सीड 0.45 फॉर M20 एंड अबव। मतलब जो भी कंक्रीट होगा M20 या उससे ऊपर, उसमें सीमेंट जो वाटर रेशियो आपको 0.50 से ज़्यादा नहीं करनी है। एक शर्त होगी, ज़्यादा किया तो क्या होगा, वर्केबिलिटी तो अच्छी हो जाएगी लेकिन उसमें क्रैक्स का डर हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ता है, ज़्यादा पानी से ब्लीडिंग हो सकती है, जहाँ कोई सी मटीरियल नहीं रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 0.50 फॉर M10 एंड M15। मतलब आपको जो भी M20 कंक्रीट होगा या उससे ऊपर होगा उसको आपको कितनी रेशो रखनी है, 0.45, और जो M10 और 15 उसमें 0.50। और इसमें जो भी टेस्ट होते हैं वो पहले कर लेने हैं, फिर उसके बाद ही आपको अप्रूव करना है। ये एक मतलब हो गया सुपरविज़न का। नेक्स्ट है जो पोरिंग ऑफ कंक्रीट, नो कंक्रीटिंग ऑपरेशन शैल बी कैरिड आउट ड्यूरिंग इंक्लीमेंट वेदर कंडीशन। लाइक जब भी ज़्यादा बारिश पड़ रही हो, हवा चल रही हो, या हाई विंड हो, या ज़्यादा धूप हो, 40 से ऊपर टेम्परेचर हो, कभी भी तब कंक्रीट नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी इफेक्ट पड़ता है कंक्रीट पे। एक तो उसकी स्ट्रेंथ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ड्यूरेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है। जो भी रीइंफोर्समेंट, जो भी सरिया आप यूज़ करोगे साइड पे, स्लैब में, कॉलम में, बीम में, वो देखो फ्री फ्रॉम मिल स्केल्स, लूज ट्रस्ट, कोड ऑफ पेंट, ऑयल, मतलब कुछ भी उस पर लगा नहीं होना चाहिए पेंट। ज़्यादातर क्या होता है, जब भी मैं आपको एग्जांपल बताऊँ एक, जब भी स्लैब होती है तो उसमें शटरिंग होने के बाद ऑयल लगता है, शटरिंग ऑयल लगाया जाता है कि अच्छे से कंक्रीट प्लेट को चिपके नहीं, अलग रहे, प्लेट अच्छे से निकल जाए। तो उसी दौरान क्या होता है, सरिये पे काफ़ी ज़्यादा शटरिंग ऑयल लग जाता है। ये काफ़ी ख़राब प्रैक्टिस की जाती है साइड पे, जो हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। उससे क्या होगा, एक अच्छी बॉन्ड नहीं बनती है कंक्रीट और स्टील में। तो जो रिब्स होती हैं वो एक मतलब वॉइड क्रिएट करके रखती हैं और वो ख़राब होती हैं। उससे क्या होता है, क्रैक, जो माइक्रो क्रैक्स होते हैं वो होने के चांसेस रहते हैं। तो हमेशा ध्यान देना है आपको जब भी आप साइड पे काम करवाओ। आगे बढ़ते हैं, बाय प्रोवाइडिंग proper cover blocks, spacers, chairs, extra or reinforcement shall be placed and maintained in position as shown in structure drawing। मतलब जो भी स्ट्रक्चर ड्राइंग में दिखाया रहता है, जैसे कि आपका ये सरिया यहाँ और इतने का कवर आपको प्रोवाइड करना है, ये सब चीज़ें आपको एज ए सिविल इंजीनियर देखनी है जब भी आप काम करो। आगे बढ़ते हैं, सीमेंट शैल बी 43 ग्रेड OPC कन्फर्मिंग टू IS 812 और 53 ग्रेड ऑर्डिनरी सीमेंट कन्फर्मिंग टू IS 12269/1987।
जो भी आप 43 सीमेंट ग्रेड सीमेंट यूज़ करोगे, देखो ग्रेड कितने होते हैं सीमेंट के, 3 ग्रेड बेसिकली देखे जाते हैं। एक हो गया 33, 43, 53। 33 ग्रेड अभी आ रहा नहीं है, उसकी जगह पीपीसी ने ले ली है, पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट ने ले ली है। लेकिन अभी 43 और 53 ग्रेड यूज़ किया जा रहा है। ये कहते हैं कि जो भी आप 43 ग्रेड यूज़ करोगे तो वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, IS 8112, और जो हम OPC 53 करेंगे वो किसके होने चाहिए, IS 12269 के। और जो हमारा PPC सीमेंट है, अगर प्लास्टर की बात करें सबसे अच्छा सीमेंट है। अगर हम प्लास्टर में PPC सीमेंट यूज़ करते हैं तो आपको दीवारों पे जो क्रैक्स होते हैं वो देखने को कम मिलेंगे। और वैसे ही बात करें अगर हम 43 और 53 कहाँ की करना चाहिए यूज़, ब्रिक वर्क हो गया वहाँ आप 43 यूज़ कर सकते हो। 53 आपको वहाँ यूज़ करना है जहाँ हमारी स्लैब्स हो गई, बीम हो गई, जहाँ हैवी लोड आने वाला हो वहाँ पे करना होता है। और 43, 33, 53 ये क्या है, एक ये उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है सीमेंट की, जो टेस्ट के दौरान की जाती है। जैसे मैंने ऊपर आपको क्यूब की बात की, इसी में भी ऐसे ही किया जाता है। क्या किया जाता है, सैंड, सीमेंट और वाटर के क्यूब्स बनाए जाते हैं, 100 क्यूब्स बनाए जाते हैं, जिनका टेस्ट किया जाता है 3, 7 और 28 दिन पे। तो उनकी जो स्ट्रेंथ आती है उसी बेसिस पे जो हमारी सीमेंट की स्ट्रेंथ रहती है 33, 43 और 53 ग्रेड का सीमेंट बेसिकली आता है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स शैल नॉट रन इन कॉलम। कोई भी कॉलम है उसमें कभी भी जो बिजली की तारें, मतलब जो पाइप रहती है बिजली की तार के लिए, जैसे हम स्लैब में आपने देखा होगा वाइट वाइट तारें रहती हैं पूरी स्लैब में दौड़ती हैं, वो कभी भी कॉलम के बीच आपको नहीं रखनी है। ये काफ़ी साइट्स पे देखा जाता है कि ये गलती की जाती है कि क्या किया जाता है, कॉलम जो होता है या शेयर वॉल जो होती है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स डाल देते हैं। वो ख़राब प्रैक्टिस है, वो कभी भी नहीं करनी चाहिए। अर्थवर्क एक्सकवेशन फॉर बेसमेंट अबव 3 मीटर शुड बी स्टेप्ड फॉर्म। अगर 3 मीटर से ज़्यादा फुटिंग की एक्सकवेशन हुई, जहाँ टैंक हुआ, जहाँ जो भी एक्सकवेशन कर रहे हो आप किसी चीज़ की, 3 मीटर से ज़्यादा हुई तो उसके बाद आपको उसमें स्टेप रखने पड़ते हैं। मतलब ऐसे कि एकदम से वर्टिकल चीज़ रहेगी, अगर वर्टिकल मिट्टी रहेगी उसके 3 मीटर के बाद गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि वो स्टेप्ड हो। आगे बढ़ते हैं। एनी बैक फिलिंग शैल बी कंपैक्टिंग 99% ऑफ ड्राई डेंसिटी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। जो हम टेस्ट करते हैं, सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट हो गया, तो उसमें हम चेक करते हैं कि उसकी जो सॉइल आपने फिलिंग की है, जहाँ जो सॉइल वहाँ अवेलेबल है जहाँ आप कंस्ट्रक्शन करने वाले हो, उसकी कंपैक्शन प्रॉपर वे से है कि नहीं है। तो वो कैसे चेक की जाती है, सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट से। तो वो कितनी होनी चाहिए, 95% ऑफ ड्राई डेंसिटी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जब भी देखो कोई भी फुटिंग खोदी, उसके बाद उसकी फुटिंग हो गई, कॉलम हो गया, तो उसको फिलिंग किया जाता है, मतलब उसमें मिट्टी डाली जाती है। तो उस दौरान आपको जो लेयर डालनी है 200 mm की लेयर डाल के उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट कर लेना है, फ्लडिंग कर लेनी है। फिर 200 की लेयर, 200 की लेयर आपको डाल के उसको अच्छे से प्रॉपर करना होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और अगर बड़ा एरिया है, 12 मीटर, 13 मीटर, 14 मीटर एरिया है, तो उसमें 300 mm की लेयर आप डाल सकते हो। ये चीज़ भी ध्यान देनी है। आगे बढ़ते हैं। एप सोलिंग। सोलिंग क्या हो गया, मतलब आपने सुना ही होगा रब्बल सोलिंग आपने, क्योंकि जो रोड होते हैं जहाँ जहाँ कुछ कॉम्पैक्टेड चीज़ बनने वाली है, हैवी चीज़ आने वाली है, वहाँ रब्बल सोलिंग भी की जाती है। तो रब्बल सोलिंग के दौरान क्या करना है आपको, जो भी पत्थर वहाँ रखते हैं, मतलब जो क्योंकि रब्बल सोलिंग है तो रब्बल मतलब पत्थर हो गया, पत्थर लगाना है वो कभी भी 90 डिग्री नहीं लगाना है। मैंने काफ़ी जगह देखा है कि वो सीधे सीधे पत्थर रखते हैं, उसके बाद उसमें मोरन डाल देते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है 45 to 60 डिग्री पे एंगल पे वो पत्थर होना चाहिए। उसके बाद उस पर मोरम या सैंड की फिलिंग आपको करनी है। देखो यहाँ क्या होता है, ये देखो वाई रिप्रेजेंट टॉर स्टील। ठीक है, ग्रेड FE 450 ऑफ S1786 विद करेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ 415 न्यूटन पर mm मिनिमम। ठीक है, तो क्या है, जो भी जैसे ग्रेड FE 415 है, ये उसकी आगे यील्ड स्ट्रेंथ 415 क्या हो गई, यील्ड स्ट्रेंथ। और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है वो होती है 450। तो मतलब यही कहते हैं कि IS के 1786 के अकॉर्डिंग इसकी जो मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 415 होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 5 रिप्रेजेंट माइल्ड स्टील ग्रेड 1 ऑफ पार्ट 1, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। जो बाइंडिंग वायर आपको यूज़ करनी है, जो भी मतलब जब स्टील को बाइंड किया जाता है, स्लैब हो गई, कॉलम हो गई, उसमें बाइंडिंग वायर
हम यूज़ करते हैं। तो अच्छी बाइंडिंग वायर 16 गॉज की, जो सॉफ्ट अनील स्टील वायर फ्री फ्रॉम रस्ट एंड अदर कंटेनमेंट्स। क्या होता है, कई कंपनी क्या करती हैं, उसमें इम्प्योरिटीज़ के कारण क्या होता है, एक गॉज मोटा हो जाता है, ऐसे भी मोटा बनाया जाता है, तो उससे जो बांधने में वर्कर को तकलीफ भी होती है। तो हमेशा आपको 16 से 18 गॉज की बाइंडिंग वायर ही अपनी साइड पे यूज़ करनी है। ये हो गए। तो